हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे थे हमारा जून 2020 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था सोशोलॉजी का, जिसमें से हमने 75 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है, कहाँ कहाँ से किन सोर्सेज से पढ़ाई करनी है, एंड मे बी पॉसिबल होगा तो मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कराने की कोशिश करूँगी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, किसने ये कहा था कि आदिवासियों का हिंदू जातियों में आत्मसातकरण किया जाना चाहिए। ठीक है, हिंदू जातियों में आत्मसातकरण करना चाहिए। तो पृथक्करण की बात कौन करते हैं? वेरियर एल्बिन। और आत्मसात करें यानी कि जो जनजातियां हैं हिंदू जातियों का ही एक भाग हैं, तो उनको आत्मसात कर लो, ये कहते हैं जीएस घुरिये। आपका ये क्वेश्चन आई होप सभी का ये राइट होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, टी सनन के अनुसार कृषक समाजों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। टी सनन की पुस्तक के बारे में कई बारी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके सॉल्व करिए। उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके जो ऑप्शन है उनमें से थोड़ा सा रिलेटेड भी पढ़ लिया करिए, तो आपका बहुत ही ईजिली चीज़ें सारी कवर हो जाएंगी। तो पूछ रहा है टी शनन के अनुसार कृषक समाजों की कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं इन्होंने बताई हैं। तो इन्होंने बताई हैं, एक तो पारिवारिक श्रम की बात की है इन्होंने, जीवन पद्धति के रूप में कृषि की बात की है, और कमजोर स्थिति की बात की है। ठीक है, किसकी बात की है? एक तो बताया पारिवारिक श्रम कि लोग मिलजुल करके श्रम करते हैं खेती में, जो लोग कृषक समाज होते हैं, पूरा परिवार उसमें कार्य करता है। फिर उनके जो जीवन पद्धति है, जो लाइफ स्टाइल है, वो कृषि पे डिपेंड होती है, और जो उनकी आर्थिक स्थिति होती है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। ए सी कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? सेकेंड वाला राइट हो जाएगा। अगला है, संवेदन या टेक्नोमी का निषेध व्यवहार निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। ठीक है, संवेदन या टेक्नोनॉमी का जो निषेध व्यवहार है ये किस जनजाति में पाया जाता है? जनजाति के संबंध में पूछ रहा है, तो ये पाया जाता है आपके खासी जनजाति में। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में कालातीत के रूप में समय के रूपांतरण पर किस विद्वान ने जोर दिया है? कौन से विद्वान थे जिन्होंने जो समय है इसका रूपांतरण, एक तरीके से यहाँ पे टर्मिनोलॉजी पूछ रहा है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, तो इसके बारे में आधुनिक समाज में कालातीत के रूप में समय के रूपांतरण, ये जो टर्म है इसको समझिए क्या पूछ क्या रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मैनुअल कैस्टल। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी में जो चेंजेस आए हैं, जो कम्युनिकेशन के जो साधन आए हैं, जो सूचना क्रांति आई है, उसके बारे में इसमें पूछ रहा है। आधुनिक समाजों में कालातीत के रूप में समय का रूपांतरण हो गया है, किस तरीके से ये चीज़ें हो गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैनुअल कैस्टल। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर.के. मर्टन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट एथोस ऑफ साइंस। इसमें से कौन सा है आर.के. मर्टन के अनुसार जो कि एथोस ऑफ साइंस को रिलेट करता है? तो ऑप्शन है आपके ऑर्गेनाइज्ड सेप्टिज्म, इंटरेस्टेडनेस, यूनिवर्सलिज्म, कम्युनलिज्म एंड कॉग्निटिविज्म। एक तरीके से जो इनका कूडोस का जो कॉन्सेप्ट था वो पूछ रहा है। कूडोस मैंने बताया था आपको, एक बार ग्रुप डिस्कशन हो रहा था तो वहाँ पर हम लोग ने डिस्कस किया था, कूडोस का कॉन्सेप्ट इसमें पूछ रहा है। तो कूडोस के कौन कौन से ऑप्शन इसमें मैच कर रहे हैं आपको वो ढूंढना है। तो एक तो आपका कम्युनलिज्म आ रहा है सी, ठीक है, और दूसरा आ रहा है आपका ऑर्गेनाइज्ड सेप्टिज्म यानी कि ओ आ रहा है आपका, और फिर आपका आ रहा है यूनिवर्सलाइज्म। ठीक है, ये तीन आपके आ रहे हैं कूडोस में से। तो ये आपका कौन कौन सा आएगा? ए, सी और डी यानी थर्ड। इसका जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। समाजशास्त्रीय शोध में आकस्मिकता, सेरेंडिपिटी वर्ड किसने यूज़ किया है? सेरेंडिपिटी ये मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपको याद होगा, इसका यूज़ किया था मर्टन ने। राइट आंसर ऑप्शन ए।
पीली क्रांति, पीत क्रांति यानी पीली क्रांति, इसका संबंध किससे है? तो पीली क्रांति जो होती है इसका संबंध होता है तिलहन से, श्वेत क्रांति का संबंध होता है दुग्ध उत्पादन से। ये होगी नहीं, कौन सा हो जाएगा? तिलहन उत्पादन, ऑप्शन ए। फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। पहला है समाज विज्ञान शोध में वस्तुपरकता का कुछ हद तक अनुरक्षण किया जा सकता है। फिर दूसरा रीजन दिया है वस्तुपरकता हमारी अवधारणाओं में जैसे कि वे स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती हैं बाह्य समाज का विवरण प्रदान करती हैं, किंतु मानवीय समाज का केवल बाहर से अवलोकन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या पूछ, अब इसमें जरा समझने की कोशिश करिए। पहले में क्या बोल रहा है? समाज विज्ञान शोध में वस्तुपरकता का कुछ हद तक अनुरक्षण किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरे में बोल रहा है क्योंकि वस्तुपरकता हमारी अवधारणाओं जैसे कि स्वतंत्र रूप में विद्यमान होती हैं, बाह्य समाज का विवरण प्रदान करती हैं, किंतु मानवीय समाज का केवल बाहर से अवलोकन नहीं किया जा सकता। मतलब कुछ हद तक ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त की जा सकती है, पूरी तरीके से नहीं। क्यों? क्योंकि मानवीय समाज का केवल बाहर से अवलोकन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है, तो सही व्याख्या होगी, ये इसका राइट हो जाएगा। अगला है एल.एच. मॉर्गन के अनुसार निम्नलिखित में से विवाह के क्रमिक विकास का सही क्रम कौन सा है? जो मॉर्गन ने जो अपना जो परिवारों का या जो विवाह की जो एक सीक्वेंस दिया था उद्विकासीय सिद्धांत, उसमें से आपको एक सीक्वेंस में लगाना है और आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट होगा। ये अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था, तो जो बच्चे हैं उनको पता होगा इसमें से कौन सा राइट सीक्वेंस होगा। तो इसका जो राइट सीक्वेंस आएगा वो उन्होंने पहले बताया था कि जो परिवार आते हैं वो आते हैं समरक्त। ठीक है, समरक्त के बाद फिर आएगा समूह विवाह परिवार, उसके बाद आपका आता है सिंडेस्मियन परिवार और उसके बाद आएगा एक विवाही प्रथा। तो इसका जो सीक्वेंस बन करके आएगा DCAB, ये वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तमिलनाडु में किसने स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की? तमिलनाडु में किसने स्वाभिमान आंदोलन को स्टार्ट किया था? वो थे EV रामास्वामी नायकर। ठीक है, तमिलनाडु के। अब इसको आप नाम से भी पहचान सकते हो कि तमिलनाडु का नाम कौन सा लग रहा है। अगला है भिन्न भिन्न संस्कृतियों के अपने तुलनात्मक अध्ययन में किसने सर्वप्रथम वैयक्तिक सामग्री का प्रयोग किया है? यानी केस स्टडी। क्या पूछ रहा है? केस स्टडी को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? फर्स्टली पूछ रहा है किसने यूज किया था। तो केस स्टडी को फर्स्टली यूज किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, बट उसको वैज्ञानिक तरीके से यूज किया था फ्रेडरिक लिपले ने, लेकिन वर्ड यहाँ पे यूज्ड है सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम में आपके स्पेंसर हो जाएंगे राइट। अगला है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना। एक तरफ राइटर हैं, दूसरी तरफ उनकी बुक्स हैं और आपको मैच करके बताना है। चलिए मैच करते हैं। तो हम पहले वो देख लेंगे जो बुक्स हमें पता है, इस तरीके से हमें मैच करने में ईजी हो जाता है। तो देखिए पीटर बर्जर की बुक पूछ रही है इसमें से कौन सी है, तो इन्विटेशन टू सोशोलॉजी हमें पता है कि ए का सी हो जाएगा। ठीक है, ए का थर्ड। चलिए ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं। ए का थर्ड वाले 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी दूसरा और तीसरा। ठीक है, एक और मिलाते हैं। फिर रॉबर्ट किंग मर्टन की पुस्तक पता होगी आपको, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, यानी डी का 2। अब डी का 2, ए का थर्ड और डी का 2। देखिए तीसरा वाला ऑप्शन राइट आ रहा है, तो बाकी के हम इसी सीक्वेंस में मिला लेंगे। जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला है आधुनिक औद्योगिकीकृत समाज में उद्योगों में महिलाओं की परिस्थिति क्या है? ये पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसको अगर आप समझ पाएंगे तो प्रीवियस ईयर में ये चीज़ आई है। जो आधुनिक औद्योगिक समाज हैं इनमें जो महिलाओं की स्थिति है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, तो वो क्रमशः ऊपर उठी है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे, अचानक से नहीं, बट धीरे धीरे उसमें चेंजेस आए हैं और वो क्रमशः ऊपर उठी है। तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है डोमेस्टिक एंड सेक्सुअल वायलेंस इन इंडिया इज रिलेटेड टू लिबरल लॉज कंसर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कौन कौन से हैं जो कि लिबरल लॉज से रिलेटेड है डोमेस्टिक एंड सेक्सुअल वायलेंस भारत में? तो ऑप्शन आपके हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक है। इसमें आप देखिए ऑप्शन को देखिए,
तो आपको पता चल रहा है कि डोमेस्टिक एंड सेक्सुअल वायलेंस किस किस में होता है। तो दहेज को लेकर के डोमेस्टिक वायलेंस होता है, प्लस सेक्सुअल वायलेंस किस में होता है, तो अगर किसी का रेप हो रहा है तो वो सेक्सुअल वायलेंस की कैटेगरी में आएगा। तो एक तो डॉवरी, दूसरा रेप, तो ए और बी तो होगा। अब ऑप्शन हम देखते हैं ए और बी अपना किस में मैच करता है। तो एक तो पहला वाला है और दूसरा एक दूसरा वाला है। तो ए पहले वाले में है ए बी डी और दूसरे वाले में है ए बी ई। तो हम देखते हैं क्या डी होगा या फिर ई होगा। तो डिवोर्स में जब किसी का तलाक हो जाता है तो वहाँ पर उसको कोई सेक्सुअल या डोमेस्टिक वायलेंस नहीं झेलना पड़ता। लिव इन रिलेशनशिप में भी उसको ये चीज़ झेलनी पड़े, क्योंकि वो साथ में रह रहे हैं। जब डिवोर्स में अलग ही हो गए तो फिर तो बात ही नहीं आती ना कोई। तो फिर कौन सा राइट हो जाएगा, ए बी ई। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच बुक इज नॉट रिटन बाई एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास की पुस्तकें पूछी गई हैं, इसमें से कौन सी उनकी नहीं लिखी हुई है। तो इंडियाज़ विलेज इनकी बुक है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया इनकी बुक है, द रिमेंबर विलेज इनकी बुक है। बट जो ये इंडियाज़ चेंजिंग विलेज है ये इनकी पुस्तक नहीं है, आपको पता होगा। तो ये इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले जो आगे के जो क्वेश्चन है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हैं। तो पहले आपको पढ़ना है पैराग्राफ को और फिर उसके बाद सॉल्व करना है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें, फिर उसके ऑप्शन को पढ़ें और फिर जाके क्वेश्चन को ढूंढें। ठीक है, इस तरीके से अगर आप ढूंढेंगे तो आपको पता होगा कि आप पैराग्राफ में ढूंढ क्या रहे हैं। मैं हमेशा ऐसे करती थी और मेरा जो आरसी होता था वो सही हो जाता था और टाइम भी बच जाता था। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। प्रणब सेन समिति के अनुसार मलिन बस्तियों की कुल जनसंख्या क्या थी। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन और ऑप्शन आपके नीचे हैं। 680 लाख, 930 लाख, 1700 लाख, 480 लाख। प्रणब सेन समिति के अनुसार मलिन बस्तियों की कुल संख्या। अब हमको कहाँ पे ढूंढना है, जल्दी से आप पैराग्राफ पढ़िए। देखिए नीचे से थर्ड लाइन आपको मिल गया ना। योजना आयोग द्वारा 2010 में गठित, ये देखिए यहाँ से, योजना आयोग द्वारा 2010 में गठित प्रणब सेन समिति ने मलिन बस्तियों में रहने वालों की संख्या 930 लाख। आपको राइट आंसर मिल गया 930 लाख। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, यही टिक कर दीजिए। अगला देखते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है 2011 की जनगणना में कितने नगरों शहरों में मलिन बस्तियां पाई गई थी। कितने नगर और शहर थे जहां पे मलिन बस्तियां पाई गई थी। ऑप्शन है 441, 2542, 3213, 7935। अब 2001 की जनगणना में हमको क्या ढूंढना है, नगरों और शहरों में पाई गई मलिन बस्तियों की संख्या। जल्दी से देखिए 2011 हमको पहले ही हमारे माइंड में है कि हमको किसके अकॉर्डिंग ढूंढना है, 2011 के अकॉर्डिंग। तो ऊपर 2001 का दे रखा है, यहाँ से देखिए 2011 की जनगणना में 441 शहरों में मलिन बस्तियों का आंकड़ा एकत्र किया गया। ये देखिए ये वाली लाइन, 2011 की जनगणना में 441 राइट आंसर हो जाएगा। आंकड़े एकत्र किए गए लेकिन मलिन बस्तियों की सूचना जो मिली थी वो 2542 थी। तो इसका बी राइट हो जाएगा। इसका कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। जो आंकड़े एकत्र किए गए थे इतने और उसके बाद 2542 मलिन बस्तियों की सूचना दी गई थी। ठीक है, तो इसका बी राइट हो जाएगा 2542। ये वाली लाइन आप थोड़ा सा आगे जब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये वाला 2542 मलिन बस्ती होने की सूचना दी गई। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार नगरों शहरों की कुल संख्या में से मलिन बस्ती जनसंख्या वाले नगरों शहरों के प्रतिशत की गणना कीजिए। ये थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन है बट टफ नहीं है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इजीली कर सकते हैं। देखिए 2011 में कुल जो नगर थे 5061 थे और उसमें से 640 नगरों और शहरों में मलिन बस्तियों के होने की सूचना हमको प्राप्त हुई। हम क्या करेंगे, 640 को गुणा करेंगे 100 से, डिवाइडेड 5161 इज इक्वल टू हमारा जितना आंसर आएगा वो हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 12 पॉइंट समथिंग। देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
अगला वाला क्वेश्चन है 2001 में कितने शहरों का सर्वेक्षण किया गया और कितनों ने मलिन बस्ती जनसंख्या की सूचना दी। तो अभी हमने देखा था 640 कितनों का सर्वेक्षण किया गया था और कितनों ने सूचना दी थी। तो 743, देखिए ऊपर से देखिए 2001 में मलिन बस्ती जनसंख्या की गणना करवाई गई, तो 743 नगरों और शहरों की, और इसमें से जो सूचना मिली थी 640 की। तो 743 और 640 यानी कि हमारा जो ऑप्शन है बी डी, बी डी किस में है, ये सेकंड वाला, ये जो दूसरा वाला है हमारा, ये वाला राइट हो जाएगा। देखिए एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मलिन बस्तियों संबंधी आंकड़े सर्वप्रथम किस जनगणना वर्ष में एकत्र किए गए थे? किस जनगणना वर्ष में एकत्र किए गए थे? तो ऊपर से पढ़ेंगे, तो इसका जो राइट आंसर आपको मिल रहा है वो है 2001, और 2001 थर्ड ऑप्शन पे है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्रीय साम्राज्यवाद किससे जुड़ा हुआ है? ये भी आरसी का ही है। समाजशास्त्रीय साम्राज्यवाद किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है तथ्यों का सार्वभौमिक रूप से सामान्यीकरण, सामाजिक विज्ञान पूर्वाग्रहित होते हैं, समाजशास्त्रीय अपचयवाद और समाजशास्त्रियों का अन्य समाज विज्ञानों से संशय। तो हमें क्या ढूंढना है? समाजशास्त्रीय साम्राज्यवाद किससे जुड़ा हुआ है। अब हम इस वर्ड को पकड़ेंगे समाजशास्त्रीय साम्राज्यवाद और जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे ये वर्ड कहाँ पे आया है। नीचे से देखिए, नीचे से तीसरी लाइन, समाजशास्त्रीय साम्राज्यवाद का नाम दिया। इसके आगे की लाइन पढ़ेंगे तो दिया हुआ है कि समाजशास्त्रियों पर बहुधा प्रत्येक वस्तु को समाजशास्त्र तक सीमित करने का आरोप लगाया जाता है और उनके इस अपचयवाद, देखिए वर्ड आ गया ना, अपचयवाद, और ये हमारे ऑप्शन में भी दिया हुआ है समाजशास्त्रीय अपचयवाद, यानी कि यही राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अंतः विषयी सहकार प्राथ क्या समावेश करता है? विषय द्वारा भिन्न भिन्न विधि को अपनाना, विभिन्न विषयों द्वारा केवल एक विधि को अपनाना, संबंधित विषयों द्वारा एक समान विधि को अपनाना, एक विषय द्वारा विषम विधियों को अपनाना। तो अंतः विषयी सहकार प्राथ क्या समावेश करता है? अब हमको ये वाला वर्ड मिल गया, अब हमको इसको ढूंढना है। तो अगर हम ये वर्ड ढूंढेंगे तो ऊपर से हमें तीसरी लाइन में दिखेगा, पहले स्तर पर अंतः विषयी सहकार में बहुत थोड़ी समस्या होती है, कोई समस्या नहीं होती। इसमें विश्वास के साथ संबंधित विषयों में सूचना विनिमय अंतर्गत होती है। विनिमय अध्ययन परिघटना के बारे में उस विषय की समझदारी को समृद्ध बनाता है। सूचना अथवा आंकड़ों के स्तर पर अंतःविषयी संपर्कों द्वारा व्याख्यात्मक संदर्भों में किसी विषय की सीमाओं और कभी कभी संबंधित विषयों द्वारा एक समान विधियों को अपनाया जा सकता है। ठीक है, तो संबंधित विषयों द्वारा एक समान विधि को, देखिए ऑप्शन आपका कौन सा आ रहा है? आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो थर्ड वाला दिख रहा होगा आपको, संबंधित विषयों द्वारा एक विधि को अपनाना, यही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव विज्ञान में अंतः विषयी शोध किन आवश्यकताओं का परिणाम हो सकता है? कौन सी आवश्यकताएं हैं? ऑप्शन है समान एवं भिन्न आवश्यकताएं, बहुल परस्पर विरोधी आवश्यकताएं, भिन्न एवं अंतः संबंधित आवश्यकताएं, दो भिन्न परंतु अंतः संबंधित आवश्यकताएं। हमें क्या ढूंढना है? मानव विज्ञान में अंतः विषयी शोध किन आवश्यकताओं का परिणाम है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऊपर से ही देखिए, मानव विज्ञान के क्षेत्र में अंतः विषयी शोध दो भिन्न परंतु अंतः संबंधित आवश्यकताओं का परिणाम हो सकता है। भिन्न परंतु अंतः संबंधित आवश्यकताएं, जल्दी से ऑप्शन देखिए, डी वाला ऑप्शन मिल रहा है ना, ये राइट है। अगला है विश्लेषणात्मक समाकलन में कठिनाइयां किसके फलस्वरूप होती हैं? ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान में रेखीय क्रम नहीं होना, सामाजिक विज्ञान में विशुद्ध प्रयोगात्मक प्रणाली, सामाजिक विज्ञान प्रकृति में, सामाजिक विज्ञान अधिक मानकीकरण के। तो विश्लेषणात्मक समाकलन में कठिनाइयां होती हैं, ये ढूंढना है हमको। देखिए पढ़ेंगे हम, ऊपर से जल्दी जल्दी देखेंगे, तो ऊपर तो नहीं है हमें। विश्लेषणात्मक समाकलन में कठिनाइयाँ, तो सामूहिक संरचना की दूसरी आवश्यकता की पूर्ति, जैसे हमने विश्लेषणात्मक समाकलन कहा है कि मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ हैं। प्राकृतिक विज्ञान के विपरीत सामाजिक विज्ञान में घटती सामान्यता बढ़ती जटिलता के बीच विज्ञान का कोई एक रेखीय क्रम नहीं होता। देखिए क्या मिल गया, कोई एक रेखीय क्रम नहीं, हमारा भी पहला ऑप्शन दिख रहा है, सामाजिक विज्ञान में रेखीय क्रम नहीं होने के कारण, तो हम यही टिक कर देंगे और यही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है
समाज विज्ञान की सामान्यतया क्या प्रवृत्ति है? समाज विज्ञान की प्रवृत्ति पूछ रहा है और ऑप्शन है विभिन्न परिघटनाओं की व्याख्या को बहुल परिप्रेक्ष्य में विस्तारित करना, एक परिघटना की व्याख्या को बहुल परिप्रेक्ष्य में विस्तारित करना, विभिन्न परिघटनाओं की व्याख्या को एक परिप्रेक्ष्य में सीमित करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमें क्या ढूंढना है? समाज विज्ञान की सामान्यतया एक प्रवृत्ति ढूंढनी है। तो अभी हम जहाँ से पढ़ रहे थे उसी के थोड़ा सा आगे से पढ़ेंगे। देखिए, एक रेखीय क्रम ने इसके विपरीत कुछ समाज विज्ञानों में विविध सामाजिक परिघटनाओं की व्याख्याओं को घटाकर उस विज्ञान के लिए विशिष्ट एकल परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की स्पष्ट प्रवृत्ति है। हमें हमारा आंसर मिल गया, एकल परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की स्पष्ट प्रवृत्ति। ऑप्शन ज़रा देखेंगे तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा जो है ये ज़्यादा हमको सुटेबल लग रहा है, विभिन्न परिघटनाओं की व्याख्या को एक परिप्रेक्ष्य में सीमित करना, और हम इसे ही टिक करेंगे जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है, और यही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए जून 2020 का। हमने पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम इसको एनालिसिस करते हुए आपको स्ट्रेटजी बताएंगे एंड सोर्सेज भी बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। तो ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।